उमा तफसील से बताओ, उमा राय ने झल्ला कर कहा और उंगलियों से कनपटियां दबाईं। दीपाली जो कॉलेज में उमा राय की सख्त गिरी की हिकायतें सुन चुकी थी, इस अंदाज़े गुफ्तगू से ज़्यादा नहीं घबराई और इत्मीनान से दोबारा मिजाज पुरसी शुरू की। आपकी तबीयत कैसी है उमा दीदी? वो खामोश रहीं, फिर कहा, कोई पैगाम लाई हो? जी, सुरेंद्र दा मेरे कांटेक्ट में है। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे बाबा बनुए चंद सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपने घर का पता बताया। क्या पैगाम है? उमा देवी ने पूछा और आंखें बंद कर लीं। रेहान दा ने आपको खत भिजवाया है। रेहान? वो अब चौंक कर फिर सीधी बैठी। रेहान का खत है तो इतनी देर से फजूल बातों में वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? लाओ। दीपाली ने बड़े इत्मीनान से बैग खोला। ऐन उस वक्त उन्नाबी पर्दे को जुम्बिश हुई। सफ़ेद साड़ी में मलबूस एक बावकार मुअम्मर खातून ने अंदर झांका और आवाज़ दी, हाउ आर यू उमा? आई एम फाइन। उमा ने खासी बेजारी से जवाब दिया, मेरी एक पुरानी शागिर्द आई हुई है, ज़रा चाय भिजवा दीजिए। अच्छा। लेकिन वापस जाने के बजाय मिसेज राय अंदर आ गई। दीपाली ने ताज़ीमन खड़े होकर उनको नमस्कार किया। जीती रहो। दीपाली पर सरसरी नज़र डालकर उन्होंने उमा को फिक्रमंदी से देखा। दवा पी ली? डॉक्टर चटर्जी कह रहे थे जब तक मर्ज की तशखीस नहीं हो जाती। कितनी बार कहूँगी माँ? उमा ने चिढ़कर मिसेज राय की बात काटी। मुझे कोई मर्ज वर्ज नहीं, खाली सफ़र की थकान है। आप सब जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मिसेज राय ने इस तल्ख लहजे की परवाह किए बगैर फिर कहा, हम लोग क्लब जा रहे हैं, वक्त पर खाना खा लेना। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेज राय चंद सेकंड तक उसी तरह खड़ी रहीं और फिर कमरे से बाहर चली गईं। ओह वालिदैन। उमा ने पहली बार मुस्कुराकर दीपाली को देखा। तुम्हारे वालिदैन भी इतने सब्र आजमा हैं? दीपाली उमा देवी के मिजाज की इस तब्दीली से खुश हुई और हंस पड़ी। अच्छा, उठो और दरवाज़ा बंद करके अंदर से चरखनी लगा दो। लेकिन अभी तो उमा दी आपने चाय मंगवाई है। अरे हाँ, बहुत समझदार बच्ची हो वाकई। बच्ची? उमा दी, मैं इस अप्रैल में 19 बरस की हो जाऊंगी, सिर्फ 19 बरस। ज़रा मेरी पिछली माँ से पूछिए, उनको यही गम खाया जा रहा है कि मेरी ब्याह की उम्र ही निकल गई। दीपाली अपनी रौ में कह गई। उमा दफतन फिर त्योरी पर बल डालकर संजीदा हो गई और सूरत से लिफाफा चाक किया। साई की तरफ बैरे ने अंदर आकर चाय की कश्ती मेज़ पर रखी और वापस चला गया। दीपाली ने चाय बनाई और दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उमा प्याली से एक घूंट भरकर तूल तवील खत पढ़ने में मौन हो गई। अपनी प्याली खत्म करके दीपाली कुर्सी से उठी और टहल टहल कर दीवारों पर लगी तस्वीरें देखने लगी। दीपाली चंद लख्तों तक उस तस्वीर को देखते रहने के बाद ज़रा खौफज़दा सी होकर अपनी कुर्सी पर वापस आ बैठी। उमा देवी खत्म करके गहरी फिक्र और परेशानी में मुब्तला आंखें बंद कर चुकी थी। बाहर घुप अंधेरा छा गया था और दरीचे के नज़दीक अमलतास की डालियां सरसरा रही थीं। दूर से सीजर के भौंकने की आवाज़ आई। उमा देवी ने आंखें खोली और दीपाली को बड़ी सोचती हुई नज़रों से देखा। ये किसकी तस्वीर है उमा दी? दीपाली ने पूछा। कौन सी? ये वाली, उसने इशारा किया। नहीं जानती? इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ती हो या घास खोदती हो? इस डांट से वाकई वो सहम गई। तुम मुझे बहुत बेवकूफ़ मालूम होती हो। उमा देवी उठकर बैठ गई। या बेवकूफ़ हो या बन रही हो, मुझे इतराने वाली चपल्ली लड़कियां बहुत ही बुरी मालूम होती हैं। उन्होंने दिल में इजाफा किया और कहा, क्या तुमको नज़र नहीं आया कि ये क्या कर रही है? मगर इसकी कहानी क्या थी उमा दी? मुझे याद नहीं। मुझे मजहबी असातीर से मुतलक दिलचस्पी नहीं। वो कोच से उठकर खड़ी हुई। तुम मुझसे डेकिडेंट तस्वीर पर गुफ्तगू करने आई हो या कुछ काम करना है? जी उमा दी। दीपाली फिर हंस दी। ये लड़की खूबसूरत है और बेवकूफ़ है, इसलिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उमा देवी ने ख़त को
चौड़ा करके मुट्ठी में भींचा, मगर हुसूल मकसद के लिए रिस्क लेना नागुज़ीर है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और विंडो सीट पर जा बैठी। इधर आओ और गौर से जो कुछ मैं कहने वाली हूँ सुनो, उन्होंने दुरुस्ती से कहा। यकायक दीपाली को उसी कैफियत ने आन दबोचा जो उस पर हाल में तारी हुई थी। ये मेरी उस्तानी कभी नहीं रही, उम्र में बहुत बड़ी अलबत्ता हैं, मगर मुझ पर इस तरह हुक्म क्यों चला रही हैं? इसलिए कि रईस ज़ादी हैं? उसने बड़ी बेखौफी से जवाब दिया। जी हाँ उमा दी, मगर पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहो। आप इतनी बेतहाशा दौलतमंद हैं, चुपके चुपके तहरीक की माली मदद क्यों नहीं करती? बेवकूफ़ है, इसीलिए निडर और मुंह फट भी है। उमा राय ने दिल में सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे जवाब दिया। दीपाली, यहाँ आन कर बैठो। एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये लोग अभी तक मेरे समाजी पस मंज़र को माफ़ नहीं कर सके। उन्होंने दिल में कहा। तुम्हारे सवाल का सीधा सा जवाब दीपाली ये है कि मैं 3 बरस से लंदन में थी और चंद रोज़ कबल ढाका वापस पहुंची हूँ और आते ही बीमार पड़ गई। साथियों से मेरा पहला राब्ता इस वक्त तुम्हारे ज़रिए कायम हुआ है और एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में, चुनांचे गौर से सुनो। ओह, दीपाली ने बेहद नादिम होकर कहा। आई एम सो सॉरी उमा दीदी। वो शर्म से पानी पानी हुई विंडो सीट पर जा बैठी। अब मैं चंद सवाल तुमसे करती हूँ, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि एक बड़ी ख़तरनाक मुहिम हमारे सामने है जिसमें बरसों की जेल के अलावा जानें भी जा सकती हैं। फिर वो चंद लहजों के लिए चुप होकर पेशानी पर उंगलियां फेरती रहीं। बताइए उमा दी। बहुत जल्द इस इलाके में कम्युनिस्टों की आम गिरफ्तारी शुरू होने वाली है। गिरफ्तारियों के मुतालिक और दूसरी खुफिया अहकाम की खबर लगाने के लिए रेहानुद्दीन अहमद ने लिखा है कि दीपाली सरकार की मदद ली जाए। मेरी मदद? दीपाली हक्का बक्का रह गई। मगर रेहान दा तो मुझे जानते भी नहीं, शायद मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे वो, और मैं क्या कर सकती हूँ भला? ओ माँ, तुम ये सारा काम किस तरह करोगी, उसकी तफसील रेहान ने मुझे लिख भेजी है। ओमा ने लिफाफे पर हाथ रख दिया। पहले ये बताओ, अंग्रेजी बोलनी आती है? जी हाँ। अंग्रेज जब आपस में तेज तेज बोलें तो समझ लोगी? जी हाँ। मिस हेडले हमको अंग्रेजी पढ़ाती है, इसलिए आदत हो गई है। गुड, हिम्मत है। जी हाँ, काफ़ी हिम्मत है। अभी तुम यहाँ आई तो तुमको किस किस ने देखा था? बेरे और मेरी वालदा के अलावा एक कांस्टेबल और एक चपरासी ने। मेरे मामा को पहचान सकती हो? शायद वही बाहर टहल रहे थे एक अंग्रेज के साथ। हाँ, स्पेशल आर्म कांस्टेबलरी वाला क्रिस्टोफर हैग भी उनसे मिलने आया हुआ है। लो ये खत पढ़ो, बहुत गौर से पढ़ना। दीपाली ने उमा के हाथ से खत लिया और पढ़ने में मसरूफ हो गई। उमा देवी दरीचे से बाहर देखने लगी। बाग पर जाड़ों की धुंध छा चुकी थी। दीपाली ने खत विंडो सीट पर रख दिया और चुपकी बैठी रही। उमा ने मुड़कर उस पर नजर डाली। मुझे खुद ताज्जुब है कि एक नातजुर्बेकार और कमसिन लड़की पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रेहान ने किस तरह डाल दी। रेहान के इस खत से जाहिर है कि वो तुमको अच्छी तरह जानता है और उसे यकीन है कि सिर्फ तुम ही ये काम बआसानी कर सकती हो। मगर उमा दी, रेहान दा मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैंने तो आज तक उनकी शक्ल क्या तस्वीर भी नहीं देखी। तुमको मुझसे झूठ बोलने की कतअन ज़रूरत नहीं है। उमा दी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, रेहान दा को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। उमा फिर झल्ला गई। तुम मुझे सिखलाओगी कि अंडरग्राउंड काम किस तरह किया जाए, या रेहान किस तरह की हिदायत किसको दे? मैं रेहान को बहुत करीब से जानती हूँ। ये भी मत सोच बैठना कि वो कोई रोमांटिक हीरो है। गो मैं जानती हूँ कि सारे बंगाल में कॉलेज की लड़कियां बहुत दिनों से उस पर जहर खा रही हैं। खैर, तो याद रखो वो रोमांटिक नहीं है, बेहद प्रैक्टिकल और इंतहाई समझदार इंसान है। वो कोई ड्रामा नहीं खेल रहा है। 2 मरतबा उसके अजीज दोस्त उसको शदीद धोखा दे चुके हैं, इसलिए वो बेइंतहा मोहतात हो गया है। इसके बावजूद उसने तुम पर भरोसा किया है। सारे बंगाल की नौजवान लड़कियां, उन्होंने सपाट मजबूत आवाज में दोहराया, रेहानुद्दीन अहमद पर आशिक हैं, मगर उसको
जानती सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं उसकी रफ़ीक और दोस्त हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई उसे नहीं जानता। वो ढाका यूनिवर्सिटी में मुझसे जूनियर था, मगर लंदन में भी हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। इकट्ठे हमने वहाँ की तहरीक में काम किया। वो रिपोर्टर की हैसियत से स्पेन भी गया। मुझे यही अफसोस मरते दम तक रहेगा कि मैं महाज पर न जा सकी। खैर, तो उसने लिखा है, तुम सीधी और काबिल एतमाद हो। रेहान इंसान को खूब पहचानता है, पहली नज़र में आदमी को पहचान लेता है। उम्मीद है उसने तुमको पहचानने में भी गलती न की होगी। मगर वो तो मुझसे कभी, दीपाली ने कहना शुरू किया और फिर डर कर चुप हो गई। वो तुमको पहचान सकता है, मगर याद रखो कि तुम्हारा उसे पहचानना कतई ज़रूरी नहीं। उमा देवी ने बात ख़त्म की। कमरे की रेशमी पर्दे आबशारों की तरह सरसराने लगे। दफतन दीपाली को बड़ा बेतुका ख्याल उस वक्त आया, उमा दी के पास भी बालूचर बूटेदार साड़ियाँ होंगी, एक से एक नायाब। जहन क्या क्या भटकता है और मैं एक पुरखतर मुहिम पर जा रही हूँ। मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ। उमा की आवाज़ दूर से उसके कान में आई। क्लास की बैकग्राउंड? हाँ, मिडिल क्लास। उमा देवी ने गौर से सुनना शुरू किया, गोया अस्पताल में केस हिस्ट्री सुन रही हूँ। तुमने क्या उम्र बताई थी? 19 साल, और अब तक सेकेंड ईयर ही में हो? नेपाली ने तासुब से कहा। वजह? मैं 12 साल की थी जब माँ मर गई। उनको कैंसर हो गया था। बाबा पटना लेकर गए, वहीं अस्पताल में मर गई। मैं सबसे बड़ी थी, तीनों भाई छोटे हैं। उनकी देखभाल के लिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। हाँ हाँ, कहे जाओ। उमा देवी कुशनों पर कोनिया रखकर गौर से सुनती रहीं। बाबा माँ पर आशिक थे, उनके मरने के बाद बुझ कर रह गए। पुअर मैन। यकलख दीपाली ने उमा पर नजर डाली और उसे ख्याल आया, बाबा की बकिया उम्र भी इसी तरह तन्हा और उदास गुजर जाएगी। काश उन्हें उमा दी जैसी समझदार और दर्दमंद औरत की रफाकत मैसर हो सकती। फिर उसने बेसाख्ता बड़े फ़ख्र और प्यार से कहा, मेरे बाबा बहुत खूबसूरत हैं। दुखों ने उन्हें वक्त से पहले, बहुत पहले बूढ़ा कर दिया है, मगर अब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे काका तो बाबा से भी ज़्यादा। फिर उसकी आवाज़ रुध गई। इतनी जज्बातियत से काम नहीं चलेगा दीपाली सरकार, उमा राय ने दुरुस्ती से कहा। तुम्हारे काका को क्या हुआ? फांसी, दीपाली ने मजबूती से जवाब दिया। वो, आई एम सॉरी, उमा देवी ने आहिस्ता से कहा। क्या नाम था तुम्हारे चचा का? दिनेश चंद्र सरकार। गुड गॉड, उमा देवी संभल कर बैठ गई। तुम दिनेश चंद्र सरकार की भतीजी हो? जी हाँ। वो बाबा के इकलौते छोटे भाई थे। जब 31 में माँ रेडियम अस्पताल में थी, तब काका को दहशत पसंदों के उस मशहूर केस में पकड़ लिया गया। बाबा ने पटने से गफ्फार गांव जाकर सारी आबाई खेती बाड़ी बेच खोज पटने का एक बड़ा बैरिस्टर खड़ा किया। उसे याद आया, बाबा कहते थे कि वो श्री परितोष कुमार राय को खड़ा करना चाहते थे, मगर उनकी फीस ज़्यादा थी। मुकदमा चलता रहा, मगर वो बैरिस्टर काका को बचा न सका और उनको फांसी हो गई। जिस साल माँ मरी हैं, उसके 6 महीने बाद ही काका को फांसी हो गई। तुमको याद है? खूब अच्छी तरह याद है। 6 साल पहले ही की तो बात है। दीपाली की आंखों में आंसू उमड़ आए।